सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहुंचिए क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। बस दया है आप लोगों की, सब बढ़िया। बस ठंड बहुत है। मैं पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑफिस चला जाऊं, मगर इतनी ठंड है, जाने की हिम्मत नहीं हो रही। इतनी धुंध, इतनी बारिश, इतनी ठंडी। अभी टेम्परेचर है 9 डिग्री। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आज आपको पता है नेशनल यूथ डे होगा, और ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, डेफिनेटली इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पता होगा इस दिन के बारे में, कि नेशनल यूथ डे है आज, जो कि स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे होता है, दैट इज 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा मतलब कुछ वो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई भी डे होता है, कोई फेस्टिवल होता है, मतलब ऐसा उसको सेलिब्रेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम उस दिन के अंदर से अपने आप में कुछ वैल्यू एडिशन करें। क्या करें? हम कुछ वैल्यू एडिशन करें, चाहे वो 1% की ही है। क्या करना है हमें? हमें वैल्यू एडिशन करनी है। आज से कुछ भी आप ऐड करो अपने डेली रूटीन में। कोई कुछ नई हैबिट हो सकती है आपका, कोई पढ़ाई में कुछ एडिशन हो सकती है, आधा घंटा ज्यादा शुरू कर सकते हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ ही रिलेट करते हो। ठीक है, तो वो जरूरी है जो कि आप लोगों ने करनी है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको यूज करें। अब जो बच्चे बोले कि सर प्रैक्टिस में आरसी नहीं है, तो मैं आपको प्रैक्टिस में नहीं बोला बेटा, मैं आपको टेस्ट सीरीज में बोला। पीवाईक्यू में जाओ, पेपर 1 का टेस्ट सीरीज जाओगे ना, जो पेपर 1 की कोई सी भी पीवाईक्यू निकाल लो, जो मर्जी निकाल लो, उसमें से आरसी आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना आपने, फटाफट से आगे निकाल दीजिएगा, आरसी पे पहुंच जाइएगा, उस आरसी की जाके प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ऐसा बोला था आपको। आरसी की अलग से कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, आप जो पूरे 50-50 क्वेश्चन वाले पेपर है ना, उसमें जाके ढूंढो। ठीक है जी। हाँ हाँ, मैं भी पीडीएफ आपको देता हूं, उसमें भी है। हाँ हाँ, पीवाईक्यू बेटा टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे आपको।
चलो पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप लोगों ने खुद ही करना है। अच्छा, कल ऐप डाउनलोड की सभी लोगों ने? ऐप डाउनलोड की सभी लोगों ने? मैंने आपको बोला था कि इन शॉर्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या कोई भी ऐप आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो जो कि आप लोगों के काम आएगी, जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी। इन शॉर्ट्स हो चाहे द हिंदू वाली, जो मर्जी डाउनलोड कर लो। मेरियम वेबस्टर की आप एक आधी डिक्शनरी भी डाउनलोड कर सकते हो, ताकि कुछ वर्ड्स आप लोगों को अगर समझ नहीं आते हैं तो आप उनको बना सकते हो। हाँ, डेली हंट भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। मतलब था रीडिंग। रीडिंग तो पहला काम तो आप लोगों ने हर रोज रीडिंग करनी है। ठीक है जी, पहला काम तो क्या करना है आप लोगों ने? रीडिंग करनी है। रीडिंग करनी है हर रोज, कम से कम 20 मिनट की रीडिंग आपकी डेली होनी चाहिए, 1 हफ्ते तक लगातार हर रोज पढ़ना है। ठीक है जी, उससे क्या होगा कि आप लोगों को स्क्रीन पे जब पढ़ोगे तो आप लोगों को मजा आएगा पढ़ के, और बोर नहीं होगा। कुछ भी पढ़िए, कल की क्लास देखो, कल में बताया हुआ। देखिए, जो बच्चे नए हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, इस कोर्स की ये सेकेंड ही क्लास है, तो इस कोर्स को कल की क्लास को देख के लाइव अटेंड करना शुरू कर दीजिए, और बाकी को रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिए। चलो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ठीक है जी, ओके। सो ये भी PYQ है। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूं ये सारे PYQ ही हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने आरसी है। हिंदी में भी दिखाऊंगा, पहले इंग्लिश वाले देख लो, उसके बाद हिंदी में भी दिखाता हूं, बट पहले यहां पर आइए, ध्यान से सुनो। ये वाला हिंदी में। अब ये एक आप लोगों के सामने पैराग्राफ है। ठीक है जी, तो जैसे ही आप लोगों के सामने ये पैराग्राफ आएगा, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपने स्टार्टिंग में आप 60 सेकंड भी ले सकते हो, 45 सेकंड भी ले सकते हो। आप लोगों ने ओवरव्यू लेना है। अब ओवरव्यू का मतलब क्या है? ना तो लाइन टू लाइन पढ़ना है, ना ही अंदर घुस के पढ़ना है, बस एक ध्यान से देखना है कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही है, किस चीज के बारे में बात कर रही है। अगर ये होमवर्क था तो मुझे तो सिखाना है ना आप लोगों को, चाहे ये होमवर्क था, बट अब मैं तो सिखाऊंगा ना कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट ये नहीं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पॉइंट ये है कि आपकी अप्रोच कितनी सही। अब ये क्या है कि जैसे बोला, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, इकोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन, क्रेडिबल डेटा, पॉलिसी की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात हो रही है। ओके, तो मेरे को तो 15 सेकंड के अंदर पता चल गया कि ये किस चीज के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं तो चलो अलग डोमेन में हूं। बीइंग अ स्टूडेंट आप इसको 30 सेकंड 45 सेकंड तक ले सकते हो, आराम से पढ़ के इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को क्या बात समझ आ गई कि यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, डेटा की बात हो रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात हो रही है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात हो रही है। बात समझ आया? इतना ही पता करना था, इससे ज्यादा नहीं पता करना था। आपने सिर्फ इतना ही पता करना था कि एक्चुअली में कितने सॉरी किस चीज की बात हो रही है। पता चल गया कि एक कॉमन थ्रेड है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम ये है, नेशनल कमीशन स्टैटिस्टिक्स ये है। तो यहां पर एक बात हमें पता चल गई कि यहां पर स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, यहां पर कमीशन की बात हो रही है, यहां पर इकोनॉमिक डेटा की बात हो रही है। तो ये मेरे को 15 सेकंड में पता चल गया। आप 30 में 45 में भी अगर पता करोगे तो दैट्स ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो एक दिमाग में बात क्या आई कि यहां पर ये 4-5 चीजों के बारे में क्या किया जा रहा है, पता चल रहा है। ठीक है जी, अब हिंदी वाले भी देख लीजिए। ठीक है, देखो हिंदी गूगल ट्रांसलेशन वाली है बच्चे, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी 90% ठीक ही होगी। आप एक बार पढ़ लीजिए हिंदी वाले।
ठीक है जी। चलिए, आई होप हिंदी वाले बच्चों ने भी पढ़ लिया होगा, उनको भी पता चल गया होगा कि ये जो पैराग्राफ है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, व्हाट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें कहां पर जाना है, हमें क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक है, मैं यहां पर ना एक स्लाइड क्रिएट कर देता हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस लगे। प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मैंने एक स्लाइड क्रिएट कर दी जहां पे हम क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को लिखेंगे और ये प्रैक्टिस हमें 1-1.5 मिनट के अंदर क्या कर देनी है, खत्म कर देनी है। ठीक है जी, राइट। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन द क्वालिटी ऑफ नेशनल पॉलिसीज बी इंप्रूव। अब क्या आप लिखोगे, क्वालिटी इंप्रूव, हाउ क्वालिटी इंप्रूव कैसे, मतलब आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी लिख लेना। ठीक है, कितना सेकंड, 1 सेकंड लगा, कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा, क्योंकि आपने कीवर्ड ही लिखना है ना, क्योंकि वो तो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन ये मिल गया कि यहां पर बात की जा रही है कि हम किस तरीके से गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, हम किस तरीके से क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप ऑप्शंस को देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, ऑप्शंस को मत लिखने बैठ जाना, ऑप्शंस को सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है, ऑप्शंस को सिर्फ पढ़ना है। बाय लिविंग द रियलिटी, बाय सपोर्टिंग एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस, बाय कंट्रोलिंग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, बाय एनहांस्ड ऑपरेशन फ्रीडम। मतलब इसको एक बार पढ़ लेना है ताकि आपको पता रहे कि अगर जब हम पैराग्राफ पढ़े तो डायरेक्ट कुछ चीजें हिट हो जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट चीजें हैं वो कुछ हिट हो जाती है जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात पता चल गई कैसे करना है, हमें क्वालिटी ऑफ नेशनल पॉलिसी टू बी इंप्रूव्ड, यहां से हमने कीवर्ड लिख लिया निकाल के और वो हमने यहां पे लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ में जाना है या नहीं, अभी नहीं, अब अगले क्वेश्चन पे जाना है। अब क्या करना है, अभी हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे जिसको आप क्वेश्चन नंबर 2 बोल दोगे। वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है ना। क्या पूछा जा रहा है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसका काम क्या है, व्हाट इज द वर्क क्या है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का काम क्या है, ये पूछा गया। ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या क्या बोलता है। एक तो एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चनिंग डाटा वेरासिटी, डेटा वेरासिटी की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चनिंग ऑफिशियल नैरेटिव, उसकी बात हो रही है। सपोर्टिंग द पब्लिक परसेप्शन, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमने एक बार पढ़ लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड क्वेश्चन पे जाना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हमें ना थोड़ा स्पीड से करना है, पहले पहले आप आराम से करो, बट जब आप 20-30 आरसी बना लोगे ना फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर आप एक एक वर्ड से भी बना लोगे। क्या इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमी, कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, जो आजकल की जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप क्या पढ़ोगे, अच्छा कोई कॉमन थ्रेड की बात हो रही है, डिसिमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डेटा, अनरेवलिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम, या सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, या फिर जो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है उसकी बात की जाएगी। किसकी बात हो रही है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इंपैक्टेड बाय, कि जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा इंपैक्ट होते हैं, यूथ पॉपुलेशन, नेशनल डेवलपमेंट,
इश्यू ऑफ डेटा वेरासिटी या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। तो चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इंपैक्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इंपैक्टेड बाय। ठीक है, कि जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा इंपैक्ट होते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्या है, अब ये सुजेशन टू नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन लिख रहे हैं ना, व्हाट इज दिस पैसेज अल्टीमेटली सुजेशन टू एनएससी। अब यहां पर कैसे आप नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन पूरा लिखने की जगह एनएससी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को इस चीज को 4-5 बार पढ़ लिया है तो आप इसके शॉर्टकट को लिख सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपने खुद ही सीखनी है। रिस्ट्रिक्टिंग पॉलिसी डिमांड्स की पॉलिसी डिमांड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए डेटा वेरासिटी को, स्टिक टू कैलेंडर ऑफ डेटा डिसेमिनेशन, या फिर सपोर्ट डेवलपमेंट इन द कोर सेक्टर। जो कोर सेक्टर है उसमें क्या किया जाए, सपोर्ट डेवलपमेंट किया जाए। तो सुजेशन टू एनएससी, suggestions to NSC। ठीक है जी, यहां तक बताइए। स्टेप समझ आ गए सभी को। ये काम हमें पहले 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लेना है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर ही कोशिश करेंगे, 2 से 2.5 मिनट, क्योंकि जितनी जल्दी आप ओवरव्यू ले लोगे उतना जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन, पहले पहले हो सकता है आपको 3 मिनट, मैंने आपको पहले बोला पहले कम से कम 40 आरसी तक या 30 आरसी तक आपने ये नहीं देखना कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आपने ये देखना है कि क्या मैं इस अप्रोच को हर आरसी पे अप्लाई कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। हो सकता है कि किसी आरसी में आपको स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं, फिर वो टाइम धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा प्रैक्टिस ही है। आपको पता है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आप इस अप्रोच को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक आरसी नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें सीख लीजिए, आपको पेपर में बहुत हेल्प होगी, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आप लोगों को पेपर में जाकर। ठीक है जी, चल अब हम यहां पे आते, अभी ये इन क्वेश्चन को ध्यान में रखो कि एक तो क्वालिटी, अब इस क्वेश्चन को वैसे तो आप साइड पे लिखा हुआ है ना, तो आपको दिखेगा। मैं तो जैसे स्लाइड चेंज कर दूंगा, तो मैं इनको दिमाग में रखने की कोशिश करूंगा कि अच्छा क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो रही थी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के को सजेशन की बात हो रही थी, उसके वर्क की बात हो रही थी, इंपॉर्टेंस मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो मैंने मोटा मोटा सा दिमाग में याद रख लिया। ठीक है, आप याद भी रख सकते हो, वैसे आप लोगों ने साइड पे क्योंकि लिखा हुआ है तो आप लोगों को कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आपने उसको साइड पे क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब हमें पैराग्राफ को पढ़ना है। अभी जो पैराग्राफ पढ़ना है वो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब गोली नहीं लगी होनी चाहिए, अब नहीं पागलों की तरह भागना, समझ रहे हो ना। अब हमें आराम से लाइन टू लाइन, एक एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है, ताकि समझ आए। ठीक है जी, ताकि हमें क्या आए, हमें चीजें समझ में आए, क्योंकि अब हमें क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है। अभी हमें क्या करना है बच्चे, अभी हमें वो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना है कि इसका आंसर क्या होगा, हमें उस पर ध्यान देना है कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, अभी हमें किस पे ध्यान देना है, अभी हमें आंसर पे ध्यान देना है कि इसका आंसर है वो क्या होगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। देखो there is a common thread running through the unraveling of Indian statistical system. A modern economy with sound institution is characterized by timely dissemination of credible data. मेरे को पहली लाइन में ही किसी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। किसका था ये क्वेश्चन, नंबर कितना था,
ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमी, लिखा हुआ है ना, द साउंड इंस्टीट्यूशन, a long term policy need an empirical basis for issue of veracity of data which influence decision। अब यहां पर भी 2 लाइन में मेरे को 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वाला भी मिल गया, क्रेडिबल डेटा वाला भी मिल गया। अब यहां पर ना एक बात और, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है ना, तो उसके आगे और पीछे की 2-2 3-3 लाइन को पढ़ना जरूरी होता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये बच्चों वाला नहीं है कि वर्ड टू वर्ड मिला के आपने आंसर कर दिया, यहां पर अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, समझ रहे हो ना। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये उस चीज के बारे में बात हो रही है कि यहां पर हम मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, बट आगे की भी 2 लाइन को 10 सेकंड में अगर लगता है पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। जैसे a modern economy with sound institution is characterized by timely dissemination of credible data, a long term policy need an empirical basis and issue of veracity of data will influence investment decisions in a country with large population of youth, data on national development especially a core sectors like agriculture, industry, health and employment will be critical। यहां पर मेरे को 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल गया? एक तो मेरे को इसका आंसर मिल गया, मॉडर्न इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाऊं तो क्या है, डिसिमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डेटा। तीसरे का आंसर मिल गया डायरेक्ट, और साथ ही साथ चौथे का भी मिल गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इंपैक्टेड बाय इशू ऑफ डेटा वेरेसिटी। तो ये अप्रोच होती है, दिस इज द मेथड। अब आप सोचो, अगर आप पैराग्राफ पढ़ते तो क्या इस तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर मिलते? हम पैराग्राफ में पता क्या, डिसिमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। पैराग्राफ में हम पता क्या समझते हैं कि पहले फर्स्ट का आंसर आएगा, फिर सेकंड का आएगा, फिर थर्ड का आएगा, जैसे स्कूल टाइम पे होता था। पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ये सोच के चलते हैं कि पैराग्राफ में क्वेश्चन भी, आंसर भी क्वेश्चन वाइज दिए होंगे कि पहले का आएगा, फिर दूसरे का आएगा, फिर तीसरे का। बट इस अप्रोच से आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों को पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट स्टैंजा में ही, पहली 4-5 लाइंस में ही आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यस और नो? पहले पैराग्राफ में ही आप लोगों को 4 नंबर मिल गए, और वो भी 100% श्योरिटी के साथ। वो भी क्या हो गए, 100% श्योरिटी के साथ मिल गए, है ना। अब आगे, हियर कम्स द रोल ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। पूछा गया था रोल क्या है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, आया था ऐसा ही कुछ, मुझे याद है। वर्क था, वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, a body created to establish standards. Questioning veracity is a global phenomena. The official narrative is always questioned by the people on the other side of the fence. Dissemination of economic data is essential to reach out to the public who live their reality. Lack of data will adversely impact the quality of national policies. India must start strengthening institutions such as Central Statistical Commission. इसमें मेरे को एक बात नजर आ गई कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का वर्क क्या है, क्रिएटेड टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन था ये, हमने कौन कौन सा निपटा दिया? ये वाला भी हो गया है ना, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया ना। तो अभी हम दूसरे वाले का ढूंढा है ना, हाँ दूसरे वाले का ढूंढा, अभी दूसरा तीसरा चौथा हो गया ना। तो व्हाट इज द वर्क, वर्क ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसका काम क्या है, क्या करना, स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना। अब आप खुद देखो, पहला मतलब 3 क्वेश्चन के आंसर आपके 100% श्योर है कि सही हो गए। 6 मार्क्स आप लोगों को ऑलरेडी आ चुके हैं।
6 मार्क्स आप लोगों को आ चुके हैं। समझ रहे हो ना? 6 मार्क्स तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। अभी भी 2 क्वेश्चन रह गए हैं। इसका मतलब अब पैराग्राफ के जो आखिरी वाले स्टैंजा हैं वहां पे मिलेंगे। The official narrative is always questioned by the people on the other side of the fence. Dissemination of economic data is essential to reach out to the public who live their reality. Lack of data will adversely impact the quality of national policies. India must start strengthening institutions such as Central Statistical Commission. यहां से मुझे कुछ नजर आया? यहां से मुझे ये क्वेश्चन नजर आया, हाउ कैन द क्वालिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस इंप्रूव? क्या करके? एनहांस्ड ऑपरेशनल फ्रीडम, ऑटोनॉमी देके एक तरीके से। लिविंग रियलिटी नहीं है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात नहीं हो रही है, ऑटोनोमस कंट्रोल टू एनहांस्ड ऑपरेशनल फ्रीडम, मतलब ऑटोनॉमी की बात हो रही है। फ्रीडम देके क्या किया जा सकता है? उनकी जो क्वालिटी है वो नेशनल पॉलिसीज को क्या किया जा सकता है? इंप्रूव किया जा सकता है। यस और नो? अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो? तबीयत मेरी खराब और तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है? इज इट क्लियर? तो यहां से आप लोग डायरेक्ट आंसर कर रहे हो यहां पे पढ़ के। द क्वालिटी ऑफ इंडिया मस्ट स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन सच एज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, these institutions must grant autonomy and insulated from external interference. Enhanced operational autonomy will make their work credible. An indicator of operational autonomy is the ability to stick to dissemination calendar regardless of what their data indicates. जो लास्ट वाला रह गया, अब वो थोड़ा सा लॉजिकल है, इस लाइन से भी बन जाएगा। लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या था? What is the ultimate? Restricting the policy demand, critically examine, stick to calendar of data dissemination. अब ये एक क्वेश्चन हमेशा आपका क्या हो सकता है, यहां पर हमेशा एक चांस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के, ठीक है? बट ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को वो क्या सुजेशन दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को क्या सुजेशन दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो सुजेशन दे। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखते हो ना, बार बार डेटा 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 डिस्ट्रीब्यूट करना, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना, डेटा बांटना, डेटा बांटना, है ना? जैसे खाना बांटना होता है ऐसे डेटा बांट रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। हाँ मुझे पता है कुछ बच्चों का ये वाला गलत हो गया होगा, बट कोई बात नहीं। देखो मैंने फिर से वही बोला कि अगर 4 भी सही होते हैं ना, अगर 4 भी आपके राइट होते हैं तो आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है। कहां पर तो आपका एक भी सही नहीं होता था और कहां पर अब आप लोगों के 4 सही होने शुरू हो गए, ठीक है? कल आप में से जब आप लोगों ने इस आरसी को बनाया होगा तो आप लोगों को एक बात तो रियलाइज हुई होगी ना कि हम भी आरसी बना सकते हैं। हमसे तो आरसी बनता ही नहीं था, हमें तो आरसी समझ ही नहीं आता था। आज हमने खुद आरसी बनाया, है ना? जैसे आप डीआई बनाए, जैसे आप मैथ किए, तो ये अप्रोच पे ही हमें काम करना है। देखो न्यूज है, ओमिक्रॉन पुशिंग कोविड-19 फ्रॉम पेंडेमिक टू एंडेमिक, मतलब एक वायरस आ रहा है दूसरे वायरस को खत्म कर रहा है। तब क्या मतलब समझ क्या रखा है हम लोगों को, पागल है क्या? बोला जो ओमिक्रॉन आया ना वो कोविड को एंड करने के लिए आ रहा है। सही है भाई। क्या ही बोले यार, है ना? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि सरकार बदल दो, जो नई सरकार आएगी वो आपका भला करेगी, है ना? ऐसा ही होगा।
कौन सी सरकार है जो लोगों का भला करती है, बताइए। कोई सरकार है जो लोगों का भला करती है? नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों को अपना भला खुद ही करना पड़ता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया, अप्रोच समझ आ गया। आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अरे मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है बेटा, उसमें आरसी नहीं है। वो आरसी की वेब आरसी नहीं है। उस आरसी की प्रैक्टिस तो आप अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज से जाके कीजिए, स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। वो तो बेटा डिक्शनरी है, आरसी की कोई ऐप नहीं है वो। आरसी तो आप अन अकेडमी का ही प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो अब दूसरा आरसी करते हैं। अलार्म बजा था मगर उठे नहीं, तो ये कोई बेटा प्राउड वाली बात नहीं है, बहुत शर्म की बात है ना। अब अपन पढ़ेंगे आरसी 2। अब एक आरसी किया, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा आप लोगों को समझ लगा होगा। अब दूसरा दूसरा मैंने आपको फिर से वही बात बताई है। अब ये मत सोचो कि आपको टाइम कितना लग रहा है या क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ अप्रोच को सीखो, अप्रोच को सीखो कि अप्रोच क्या कह रही है। क्योंकि जब तक अगर आप अभी से चाहोगे ना कि सब सही होना शुरू हो जाए, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना, आप नंबर लेने वाली बात नहीं कर रहे हो। अभी नंबर मत सोचो, अभी ये मत सोचो कि मुझे नंबर लेने हैं, 5 में से 5 सही होने चाहिए। अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है। अभी तो सीख रहे हैं ना कि एक्चुअली में अगर मैं इस अप्रोच को सीख लेता हूं, अगर मैं इस मेथड को सीख लेता हूं, तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं कितनी आसानी से बना सकता हूं। ठीक, देखो आरसी आपको भर भर के मिल जाएंगे। अभी 25-30 शिफ्ट में अभी के क्वेश्चन हुए हैं वो मिल जाएंगे। पिछले 50 से ज्यादा आरसी की आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल जाएगी जो आपकी पीवाईक्यूज की है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि आरसी क्यू आप आरसी आपको नहीं मिलेंगे। आरसी आपको बहुत मिलेंगे, बट उसको बनाने का फायदा तभी है बेटा अगर आपको आरसी बनाना आता है। समझ रहे हो ना। तो इस टाइम पे हमें आरसी के नंबर लेने के बारे में नहीं सोचना है, या ऐसा नहीं सोचना कि मेरा आरसी सही होना चाहिए। मुझे अपनी अप्रोच को और बेहतर बनाना है, मुझे अपनी मेथोडोलॉजी को और बेहतर बनाना है, मुझे अपने मेथड्स पे काम करना है। ठीक है जी। हमें किस पे काम करना है? हमें अपनी अप्रोच पे काम करना है, हमें सिर्फ तरीकों पे काम करना है। बाकी तो जो जितनी प्रैक्टिस कर लेगा आरसी उसका उतना अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। चलो देखिए, बुक बुक से ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, बट मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि जब आप पढ़ ही रहे हो तो आप स्क्रीन से पढ़िए ना। क्योंकि ऑफलाइन बुक से पढ़ोगे तो ना वो ऑफलाइन वाला फीलिंग हो जाएगा, वो काफी फर्क, एक बड़ा चेंज होता है। मतलब आपको लगता है कि बुक से भी तो पढ़ ही रहे हैं, वो अलग सही है, आप पढ़ रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट अल्टीमेटली अगर आप स्क्रीन से पढ़ोगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि पेपर में आप ऑफलाइन नहीं दे रहे हो, पेपर से नहीं दे रहे हो, पेपर में तो आप ऑनलाइन ही दे रहे हो। तो ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है। हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, बट एक्चुअली में ये काफी डिफरेंस होता है। ठीक है जी। इस वजह से कोशिश कीजिए कि आप स्क्रीन से पढ़िए। ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है ना, इस बार तो हिंदी इंग्लिश एक साथ आ रही थी। देखो पेपर में आपको काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, कभी स्क्रॉलिंग का इश्यू आ जाएगा, कभी हिंदी इंग्लिश एक साथ आ जाएगी, कभी ऑप्शंस ऊपर, क्योंकि एनटीए वालों पे तो कोई भरोसा कर नहीं सकते। इस वजह से हमें
हर उस चीज के लिए तैयार रहना है जो हमारे लिए चैलेंज बन सकती है, जो हमारे लिए चैलेंज बन सकती है। ठीक है जी, चलो अभी आगे का क्वेश्चन करते हैं। अभी इस आरसी को पढ़ो, 60 सेकेंड दे रहा हूं, इसको अंडरस्टैंड करो। ये 2 आरसी की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी बीच बीच में स्पेशल क्लास में करते रहेंगे। अब आप अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? मैं चाहे 2 करवाऊं, 4 करवाऊं, चाहे 6 करवाऊं, अप्रोच सिखा दी है आप लोगों को, अब आपको ही करना है सारा कुछ। पढ़ लिया? चलो अब हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए बच्चे। थोड़ा हिंदी में हो सकता है ऊपर नीचे हो कुछ वर्ड, बट फिर भी चलिए पढ़ लिया। तो अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से नहीं मतलब अगर आप इसको ओवरव्यू लेते हो, perhaps what bothered the media's 1970 was shift in liberty being suggested. Centuries journalist trust was positive freedom, predetermined goals, social responsibility, government, democratic. तो कुल मिला के सोशल इशू, जर्नलिज्म, डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म, डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म, डेमोक्रेसी, कुछ इस तरीके की बात हो रही है ना? समझ रहे हो ना? जर्नलिज्म, फ्रीडम, मीडिया, लिबर्टी, इन 2-4 चीजों के बारे में यहां पर क्या हो रही है बच्चे? बात हो रही है। इन 2-4 चीजों के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? चलिए, पहली बात समझ आ गई कि हम, हमारा जो पैराग्राफ है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वो मीडिया, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट, कुछ इन 2-4 इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, यहां पर मैं एक आपको और चीज सिखाता हूं जो आपको अभी तक शायद पता होगी। वो है कि कई बार ना जब आप आरसी पढ़ते हो तो उसके क्वेश्चन में किसी का नेम आ जाता है, तो ये नेम नहीं होता, ये आप लोगों के लिए एक लॉटरी होती है। ये फ्री के नंबर होते हैं,
समझ रहे हो ना? ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मतलब नेम आने का मतलब किसी बंदे के बारे में कुछ बोला जा रहा होगा या उसने कुछ बताया होगा कि ऐसा होता है, और वो डायरेक्ट पैराग्राफ में दिया होगा, उस बंदे का नाम भी दिया होगा, तो डायरेक्ट अगर आप नाम भी पढ़ोगे तो वहां से उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो आप ये मान के चलो कि ये तो आपका नंबर कहीं नहीं गया, बट फिर भी हम उसको पढ़ के ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि नाम बच्चों की तरह, जैसे हम छोटे होते थे ना तो हम क्या मिलाते थे, हम वर्ड्स मिलाते होते थे ना। जैसे अगर आप 5वीं क्लास में होते ना तो डेमोक्रेसी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो पैराग्राफ में आप सारा पैराग्राफ पढ़ के डेमोक्रेसी ढूंढोगे कि कहां पे डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे हमें इसी तरीके से सिखाया जाता था, वर्ड टू वर्ड सिखाया जाता था, है ना। उस टाइम पे हमें थोड़ी सिखाया जाता था कि एक सेंस भी होती है पैराग्राफ की, हम वर्ड ढूंढते रहते थे कि अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसे ही होता था। हम वर्ड टू वर्ड ही देखते थे, वर्ड टू वर्ड देखने की कोशिश करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, हमें बहुत ध्यान से क्या करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, हमें बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए अभी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं हमारी। यहां पे मैं एक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूं। राज दुलारे बच्चे, ये कौन से होते हैं? तो बेचारे बच्चे थे, राज दुलारे तो नहीं लगते। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ जर्नलिस्ट अर्लियर। मतलब जर्नलिस्ट के ऑपरेशंस ऑफ जर्नलिस्ट की बात हो रही है पास्ट में। मतलब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जर्नलिस्ट के जो ऑपरेशंस की बात हो रही है, कहां पर, अर्लियर, पुराने टाइम पे, है ना, यही लिखूंगा। ये मेरा एक क्वेश्चन बन गया पहला। पास्ट में कि जो जर्नलिज्म जब शुरुआत हुआ था, जब जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी, तब बेसिस क्या थे, व्हाट वाज द बेसिस, क्या बेसिस थे किसके, जर्नलिज्म के। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑप्शन भी पढ़ लेता हूं। फ्रीडम ऑफ लिमिटेड चॉइस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री फ्रॉम आउटसाइडर प्रेशर, या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, मैंने ऑप्शंस को भी पढ़ लिया ताकि थोड़ा सा मेरे दिमाग में रहे कि अच्छा यार इस तरीके से बेसिस क्वेश्चन लिखा हुआ। अरे आरती रानी बेटा, भी ये मैं सामने आपके लिख तो रहा हूं, व्हाट वाज द बेसिस। अब देखो क्वेश्चन को कीवर्ड में, ये कीवर्ड में तो लिखना सिखा रहा हूं, यहां पर 15-10 वर्ड से मैंने 3 वर्ड में खत्म कर दिया। तो ये तो आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन की सेंस समझ के कि पूछा क्या गया है, बस उसको लिखना है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो पैराग्राफ से तुम क्वेश्चन लिख रहे हो, जो पेज है, वो क्या जाते हुए आप अपने कंप्यूटर में फंसा के आओगे? ऑप्शंस लिखने को किसने बोला? मेरे को एक बात बताओ, ऑप्शंस लिखने को किसने बोला? क्वेश्चन की कीवर्ड लिखने हैं। मैंने आपको बोला क्वेश्चन के ऑप्शंस लिखने को बताइए, मैंने आपको ऑप्शंस पढ़ने को कहा। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चंस के वर्डिंग को, क्वेश्चन के ऑप्शंस को दिमाग में रखो बस, और जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आएगा। वो ऑलरेडी पैराग्राफ में लिखा हुआ है बेटा। अगर तुम, फिर तो तुम खुद का ही पैराग्राफ लिख रहे हो ना, फिर तो तुम्हें टाइम लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारी अप्रोच गलत है। ठीक है ना। वो ये जो चीजें है, मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीजें हैं ये तो क्वेश्चन में लिखी हुई है ना, मतलब पैराग्राफ में से ढूंढनी है ना, तो इनको ढूंढना है तो वो ढूंढ लेंगे हम जब क्वेश्चन की बारी आएगी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरे को। दूसरा, सम स्कॉलर कंसीडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट ऑफ मीडिया। किसकी बात हो रही है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया का एस्पेक्ट है उसका, वो क्या है, मीडिया एस्पेक्ट, उसको लोगों ने क्या माना है,
उसको लोगों ने क्या माना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, क्या है। तो देख लो, नेगेटिव फ्रीडम की बात हो रही है, प्लूरलिज्म की बात हो रही है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया की बात हो रही है, या फिर अथॉरिटेरियनिज्म की बात हो रही है ना। नेगेटिव फ्रीडम की बात हो रही है, प्लूरलिज्म की बात हो रही है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया की बात हो रही है, अथॉरिटेरिज्म की बात हो रही है। मतलब ये इस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव फ्रीडम मीन्स, सिंपल बात है, किसका मीनिंग देखना है हमें पॉजिटिव फ्रीडम का मीनिंग देखना है। ग्राउंडेड थॉट्स होते हैं, परसुइंग सर्टेन सेट गोल्स होते हैं, फ्रीडम विद कंडीशंस होता है, या प्रोवाइडिंग आइडेंटिफाइड मीन्स होता है। तो पॉजिटिव फ्रीडम का मीनिंग पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा बेटा, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम। पॉजिटिव फ्रीडम, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव मीनिंग के फ्रीडम के बारे में, सॉरी पॉजिटिव फ्रीडम का मीनिंग पूछा गया, ठीक है, सिंपल। चलो चौथा, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी चौथा क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ पैराग्राफ। अब ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है आप अलग तरीके से करें और जो आपका ऑथर है वो अलग तरीके से करे, ठीक है। तो यहां पर क्रिटिकल एनालिसिस, पैसेज का क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाए, बट कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। एनालिसिस ऑफ पैसेज, क्योंकि देखो यहां पर गलत होने के चांस क्या होते हैं, यहां पर गलत होने का चांस क्या होता है, यहां पर जो गलत होने का रीजन मेन यही होता है कि आपकी और ऑथर की थिंकिंग नहीं मिलती, आपकी और ऑथर की थिंकिंग नहीं मिलती, है ना। क्योंकि हो सकता है ऑथर कोई अलग तरीके से बताए, आप अलग तरीके से, ठीक है। दिस 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 थिंकिंग इज कॉल्ड सब्जेक्टिव थिंकिंग। आप अपने हिसाब से सोच रहे हो किसी चीज को, दूसरा बंदा अपने हिसाब से सोच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉन मैरिल, ये आपका लॉटरी वाला क्वेश्चन आ गया। जॉन मैरिल, इंप्रूवमेंट इन मीडिया, इसको बोनस बोल देते हैं। बंदे का नाम लिखो पहले तो एकदम सजा के, जॉन मैरिल। इंप्रूवमेंट इन मीडिया, ये हमारा समझ लो, इस काम को करने में हमने सपोज करो अगर 2 मिनट भी लगा दिए, 2 से 2.5 मिनट भी अगर लग गए, तो अब ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके हो ही गए। जैसे 2 वे टेबल होता है ना बच्चे, जैसे आपका 2 वे टेबल होता है बेटा, 2 वे टेबल में जैसे आप लोग क्या कर लेते हो, पहले आंसर लगा, टोटल लगा लेते हो, लगाते ही हमें पता चल जाता है ना कि 2 क्वेश्चन तो बन चुके हैं, 2 क्वेश्चन तो यहां से बन चुके हैं। उसी तरीके से इतना लिखने के बाद भी आप यही मान के चलो कि आपके 4 नंबर यहां से आ चुके हैं, आपके 4 मार्क्स हैं वो यहां से आ चुके हैं, आप ऐसा मान लो, है ना। जब मैं ना 5th क्लास में था, तो मेरा एक दोस्त होता था, मैंने आपको बताया था कि मैं इतना कम पढ़ने के बावजूद अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, तो बाकी बच्चों का लेवल आप मान सकते हो, है ना। मतलब मैं इतना पढ़ने के बाद क्लास में फर्स्ट आता था, तो बाकी बच्चों का लेवल आप मान सकते हो कि उनका लेवल कितना था। तो उस टाइम पे ना केवी केवी के एग्जाम होते थे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय बोलते हैं ना, नवोदय का पेपर होता था। उस टाइम पे क्या होता था, तो जो नवोदय का पेपर होता था ना, उसमें ऐसा होता था कि अगर वो आपका पेपर क्लियर हो जाता था, तो फिर आप वहां पे जाते थे, नवोदय में रहते थे, वहां पर हॉस्टल में रहते थे, आपका सारा खर्चा उनका होता था। उस टाइम पे क्या होता था,
जब घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर कुछ इस तरीके का हो जाए। तो हमारे घर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो घर वालों ने सोचा कि अगर ये वहां पे चला जाएगा तो इसका पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा है वो वहां से होगा, और वहां अपनी ये 10वीं क्लास है वो 10वीं 12वीं तक ये कर लेगा। तो मेरे घर वाले बोले कि तू नवोदय का पेपर दे दे। मैंने कहा अच्छा, मेरे को कौन सा पता था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने नवोदय का पेपर देना था। मेरा एक और दोस्त था, उसकी सिफारिश थी, मतलब वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, तो उन्होंने पैसे वैसे देके अपनी पहली सेटिंग कर रखी थी वहां पर। ठीक है, आप लोगों को पता है आज से पहले तो मतलब बहुत आसानी से हो जाती थी, आजकल तो लोग पकड़े जाते हैं। तो उनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो उन्होंने पहले ही वहां पर अपनी सेटिंग कर रखी थी कि इसकी सीट पक्की है। मुझे नहीं पता था, वो मुझे बाद में पता चला। तो मेरे टीचर्स को मुझ पे बहुत उम्मीद थी कि ये नवोदय का पेपर है जरूर क्लियर कर लेगा, है ना, कि ये नवोदय का पेपर है वो जरूर क्लियर कर लेगा। और अपने को बिल्कुल उम्मीद ना थी, सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं था कि मैं नवोदय का पेपर क्लियर कर दूंगा। पहले तो 2 महीने मैंने कोई किताब ही नहीं खरीदी, है ना, क्योंकि मैं पढ़ने में क्लास टीचर्स को लगता था कि ठीक है ये पढ़ाई अच्छी करता है तो ये एग्जाम क्लियर कर लेगा। उसके बाद पहले 2 महीने तो मैंने किताब ही नहीं ली। उसके बाद मेरे को 2 महीने के बाद मेरी टीचर ने एक बुक लेके दी नवोदय विद्यालय में, जिससे एग्जाम आता है। क्या होती, एक बुक लेके दी। उस बुक में ना अलग अलग तरीके के पेपर होते थे। वो शेप्स वाला होता था, मैथ वाला होता था, इंग्लिश वाला होता था, और उसमें ना आरसी भी होता था, आरसी भी होता था। अब उस लड़के ने प्रॉपर ट्यूशन रखी हुई, है ना, उस लड़के ने, जो मेरा दोस्त था, उसने प्रॉपर ट्यूशन रखी हुई। वो सुबह शाम टीचिंग वहां पे जाया करे, तो ये ऐसा करते थे। तो मेरे को मेरे को क्या ही था, मेरे को था यार मेरे से कहीं होगा ही नहीं, मेरे को जाना ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं सोचा था। तो मेरी टीचर मुझसे पूछती है कि आप तुम पढ़ाई कर रहे हो। मैंने कहा हाँ मैम मैं कर रहा हूँ। 10 दिन के बाद ना मेरा पेपर था, 10 दिन के बाद मेरा पेपर था। मुझे बोली क्या पढ़ रहे हो, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने उसे क्या बोला। 10 दिन के बाद मेरा पेपर था, पिछले 2 महीने से मैं पता क्या पढ़ रहा था, मैं ना आरसी पढ़ रहा था। क्योंकि उस बुक में ना आरसी में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां थी, कहानियों वाले आरसी थे, चूहे हाथी घोड़ा, वो वाली। मेरे को बिल्कुल नहीं होता था कि ये मैंने पेपर में, मेरे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था भाई। ना मैंने अंग्रेजी पढ़ी, ना मैंने मैथ पढ़ा, ना मैंने रीजनिंग पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ी। मैं सुबह शाम बस उसमें लिखा होता था एक हाथी जंगल में गया, चूहे के साथ उसकी बात हो रही है, तो फिर उसके क्वेश्चन भी ऐसे होते थे कि हाथी ने चूहे से क्या बोला, चूहे ने हाथी से क्या बोला। तो ये ऐसा रिलेट हो गया ना, मैं क्योंकि आरसी पढ़ा रहा हूं तो मेरे को याद आ गया जब मैं 5वीं में था। तो मेरी मैडम मुझे बोली ये पढ़ने की चीज होती है कोई, अब हमें कौन सा किसी ने बताया था, कौन सा कोई गाइड करने वाला था, मुझे बोली ये पढ़ने की चीज है। मैंने कहा मैम मेरे को मजा आ रहा है पढ़ के, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। बोली बाकी चीजों को भी सीखना है। मैंने कहा कोई नहीं मैं सीख लूंगा। उसके बाद फिर मैंने पेपर दिया, और 1 डेढ़ महीने के बाद हमारे घर पे लेटर आ गया वो वाला कि आपके बच्चे का पेपर क्लियर हो गया। पहले तो मैं खुद ही हैरान हो गया कि मैं पास कैसे होगा यार। जब वो लेटर मेरे घर पे आया, मेरे पापा बोले तेरा नवोदय का पेपर क्लियर हो गया। मैंने कहा है ये कैसे हुआ, मतलब कब, मतलब मैं खुद हैरान हो गया यार, मेरे को खुद पे डाउट होना शुरू हो गया कि ये कैसे हो गया यार। मैं तो आरसी पढ़ के गया था, मेरा पेपर कैसे क्लियर हो गया। तो फिर तो पापा बोले अभी तेरे को वहां पे एडमिशन करवाना है। मैंने कहा ऐसा है, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा पहले देख के आते हैं, तो वहां पे चले गए देखने। तो वहां का जो माहौल था ना वो अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने अपने पापा मम्मी को बोल दिया, मैंने कहा तुम ना मेरे को यहीं पे पढ़ा दो, जैसा पढ़ाना है मैं पढ़ लूंगा, मेरे को नवोदय मत भेजो, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे पढ़ लूंगा यहाँ पे। तो घर वालों ने भी मान लिया। मेरे दोस्त, अरे उसका तो क्लियर होना ही था भाई, उसने पैसे दिए हुए थे, वो तो नवोदय तक पढ़ा 12वीं क्लास में, वो 12वीं क्लास में वहां तक ही वहीं पढ़ा 12वीं तक। मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ दो, मैंने जाना ही नहीं है। तो फिर हम दोबारा अपने वही सरकारी स्कूल में जा रहे थे साइकिल पे घंटी बजाते हुए। चलिए जो उसका पार्ट।
शुरू करते हैं हम अपने पैराग्राफ को। मनोरंजन बहुत हो गया, अब हमें उसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिस तरीके से आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। पता नहीं यार, मेरा अपने गांव में इतना ज्यादा आना जाना नहीं है, मतलब टाइम के साथ साथ ना आपके दोस्त बहुत कम हो जाते हैं। कम मतलब इन द सेंस कि हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और हम किसी को यार प्रेशराइज भी नहीं कर सकते। स्कूल से बहुत कम दोस्त है, कॉलेज से भी एक दो होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं वो, कभी बात ही नहीं हुई, 5वीं के बाद कभी बात ही नहीं हुई। चलिए अब आते हैं पैराग्राफ। अब आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन। Perhaps what bothered the media in 1970 was the shift of liberty being suggested. For centuries, journalist has operated on the basis of liberty or freedom for external restraints. Suddenly, however, thrust was positive freedom, a freedom for pursuit of some predetermined goals. मेरे को पहली 4 लाइन में 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है? मतलब मैं श्योर करना चाहता हूं कि कहीं मेरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। Perhaps what bothered media in 1970, कि मीडिया को क्या बॉदर कर रहा था 1970, was the shift in liberty being suggested. For centuries, journalist has operated on the basis of liberty or freedom from external restraints. Suddenly, however, the thrust was positive freedom, क्योंकि मुझसे positive freedom का मीनिंग भी पूछा गया था। A positive freedom, a freedom for pursuit for some predetermined for some predetermined goals. ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि अर्लियर जर्नलिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ जर्नलिज्म अर्लियर। किस चीज से? फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइडर प्रेशर, ये लिखा हुआ है ना, ये देखो लिखा हुआ है ना, एक्सटर्नल, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स, बेसिस ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट्स। यहां से आपका एक क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है जी। और दूसरा, साथ ही आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर आ गया, वो कौन सा था? पॉजिटिव फ्रीडम। तो पॉजिटिव फ्रीडम वाला क्वेश्चन कौन सा था हमारा? ये वाला थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप जाओ तो ये था ग्राउंडेड थॉट, परस्यूइंग सेट गोल्स, कंडीशंस और प्रोवाइडिंग आइडेंटिफाई मीन्स। तो इसमें क्या है? सेट गोल्स, प्री डिटरमाइंड गोल्स की बात हो रही है, परस्यूइंग सर्टेन सेट गोल्स। यहां से आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज सुनो। अब आप लोगों को इस अप्रोच से ये पता चल रहा है कि क्यों ये मेथड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप पैराग्राफ को पहले पढ़ते हो तो आपको नहीं पता होता है कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, बट जब आप क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ पढ़ते हो तब आपको पता होता है। क्योंकि जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो हम ये सोच के चलते हैं कि जैसे पैराग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन भी वैसे ही दिए रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन अलग तरीके से दिए हैं और जो पैराग्राफ है वो अलग तरीके से दिया हुआ है। तो डायरेक्ट पहले 2 लाइन में ही आप लोगों को 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। यहां पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन जो कि ये वाला था, जर्नलिज्म का बेसिस क्या है? जर्नलिज्म का बेसिस क्या था? फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर। क्योंकि 1970s की बात हो रही है, 1970 की बात हो रही है कि 1970 में जर्नलिस्ट जो थे या जर्नलिज्म था उसका क्या इंपॉर्टेंस थी, उसकी क्या जरूरत थी। और उसके बाद थर्ड, पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में पूछा गया था कि जो पॉजिटिव फ्रीडम है वो किसका मीनिंग है? पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब वही है परस्यूइंग सर्टेन सेट गोल्स, की जो हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जो हमने जो डिटरमाइंड किए हुए हैं स्टैंडर्ड्स, उनकी बात हो रही है। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे चलिए, द न्यू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीम
grounded on school of thought that are free to walk without first making use, they are not crippled. Who better than government is able to provide humanity with appropriate means? कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं. Government, even a democratic government is seen by social responsibility adherents as the only force strong enough to guarantee effective operations of freedom. कुछ मिला? Yes. This does not mollify observe who find social responsibility to be only slighted disguised version of authoritarianism. यहां पर आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर मिला, यहां से यहां तक. एक क्वेश्चन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है. अगर हमें वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा तो हम उस क्वेश्चन को देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला. सेकंड क्वेश्चन, एस्पेक्ट कौन सा है? नेगेटिव फ्रीडम है, प्लूरलिज्म है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है, या फिर अथॉरिटेरियनिज्म है? हमें पता है कि यहां पर बात कर रहा है वो किसकी, यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव फ्रीडम दैट डज नॉट मॉडिफाई टू बी ओनली स्लाइटेड वर्जन ऑफ अथॉरिटेरिज्म. तो यहां पर अथॉरिटेरिज्म की बात हो रही है. और उसके बाद तो आपकी लॉटरी वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला जॉन मैरिल वाला. बताया था ना कि जब बंदे का नाम आ जाता है, एक यहां पर आ रहा है मैरिल का नाम और एक यहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो एक क्वेश्चन उसने दिया है वो या तो यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर है, या फिर वो यहां पर है ना, इस वजह से. तो चलिए, मीडिया फिलोसोफर जॉन मैरिल has been one of the most outspoken critics of the theory. To him, the proposition that pluralism of ideas should be governmental mandate is ludicrous. Journalists, he says, must retain their freedom to make their own news and editorial judgments. यहां पर मुझे कुछ नजर आया, even what intentional attempts by outsider ground seeking media improvements are self-serving and inevitable lessons the autonomy of journalists maintains. This leads us to issue of media autonomy. अब कौन सा क्वेश्चन था वो? पहले तो ये वाला देखते हैं हम, ये वाला इंप्रूवमेंट ऑफ मीडिया की बात हो रही है. 5वां क्वेश्चन, सीकिंग इंप्रूवमेंट इज एप्रोप्रिएट, वेल इंटेंशन, इनएविटेबल या सेल्फ सर्विंग? हमें दिख गया है कि कौन सा है, सेल्फ सर्विंग है, बट फिर भी हम चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे. He must retain their freedom to make their own news and editorial judgments. Even well-intentioned attempts by outsider groups seeking media improvements are self-serving. देखो ना, media improvements की बात हो रही है, by self-serving. And inevitable lessen the autonomy of journalists. ठीक है, यहां पर self-serving है, वो आपका क्या निकल के आता है, मीनिंग निकल के आता है. क्या मीनिंग निकल के आता है? self-serving मीनिंग निकल के आता है. क्या मीनिंग निकल के आता है? self-serving मीनिंग निकल के आता है. अब एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा? एनालिसिस वाला रह गया मुझे लगता है ना. एक एनालिसिस ऑफ द पैसेज का एनालिसिस क्या है? अब वो चौथा क्वेश्चन है. देखो यहां पर मैं आपको पहले ही बताया था, यहां पर आपकी और ऑथर की थिंकिंग में मिसमैच हो सकता है. ऑपरेशंस ऑफ जर्नलिस्ट, मैंडेट्स ऑफ गवर्नमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी ऑफ मीडिया और रेजिमेंटेड ऑटोनॉमी ऑफ जर्नलिस्ट. अब यहां पर थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो अगर आप जर्नलिज्म की थ्योरी की ऑटोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो तो आप इस चीज के बारे में बात करोगे, और अगर आप सिर्फ मीडिया की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करोगे तो आप थर्ड के बारे में बात करोगे, क्योंकि एनटीए की तरफ से इसका आंसर है वो थर्ड दिया गया. एनटीए की तरफ से जो इसका आंसर दिया है वो कौन सा दिया गया है? वो थर्ड दिया गया है कि जो मीडिया है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. जो मीडिया है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, उसको मेन फोकस किया गया. देखो मैं आपको वही बोल रहा हूं, इट कैन बी बोथ, बट अल्टीमेटली आपको आंसर तो एक का ही मिलेगा ना. अब एनटीए वालों ने जिससे ये बनाया है, जिस बंदे ने बनाया है, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें उस चीज के बारे में नहीं पता है ना, हमें उस चीज के बारे में नहीं पता. तो इस वजह से फिलहाल के लिए अगर आप 4 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इवन 4 क्वेश्चंस,
देन यू आर डूइंग इट वेल। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर रहे, समझ आया? क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब क्रिटिकली मतलब प्रॉपरली एनालिसिस करके बताना कि इसमें क्या हुआ, क्या है। तो बेटा 5 में से अगर एक क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं तो 4 के सही होने के भी तो है ना, ये मान के चलो। हो सकता है आपकी और राइटर की थिंकिंग मैच भी हो जाए। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि हर बार ही गलत होगा, समझ रहे हो ना? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका हर बार गलत ही होगा, हो सकता है वो आपका सही भी हो जाए, हो सकता है वो आपका सही भी हो जाए। 8 नंबर तो बहुत होते हैं ना जहां पर आपको 2 भी नहीं आ रहे। इस अप्रोच पे प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप समझ आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है जी। एक सेकंड पीडीएफ में, एक सेकंड देख, मैं रुको मैं देखता हूं, एक सेकंड रुको। डेली देखो रीडिंग करो, आरसी की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक सेकंड वेट करो। Okay. तो अभी ना इसी कोर्स की अपडेट्स में मैं जून 2019 के या 20 के कुछ आरसी दे रहा हूं, ठीक है? 20-24 आरसी हैं, आप उनकी प्रैक्टिस शुरू करो, उसके बाद बाकी की भी शेयर करता हूं, ठीक है? वो 20-24 आरसी हैं, उनको आप 4-5 दिन के अंदर, 6 दिन 10 दिन के अंदर बना लो। फिर इस बार वाले जो जून दिसंबर अक्टूबर 20 वाले हैं वो वाले, और उसके बाद जो इस बार एग्जाम हुए हैं वो वाले, ठीक है? जो जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है, आपका होमवर्क मतलब आप ये अब ये टॉपिक तो मैंने अपने एंड से खत्म कर दिया ना, मेरे एंड से ये टॉपिक खत्म है। कल से इंडियन लॉजिक शुरू होगा। अब आरसी की प्रैक्टिस आप नहीं करनी है, चाहे तो टेस्ट सीरीज में जाके कर लीजिए, चाहे इस पीडीएफ से कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर लीजिए। डेली कम से कम एक, हाँ एक पीडीएफ है वो अभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपडेट्स, इस कोर्स की अपडेट्स में मैं शेयर करूंगा, ठीक है? इस कोर्स को जब आप एनरोल करते हो ना तो लेफ्ट साइड पे अपडेट लिखा हुआ होता है, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, हमें मेहनत करते रहना है, क्योंकि आरसी प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है। जितनी मेहनत करोगे, जितनी एफर्ट करोगे, उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा। पीडीएफ में आंसर भी साथ में दिए हुए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% है वो देते, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।